हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से रिलेटेड प्रश्नों को। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटो और अरस्तु से संबंधित प्रश्नों को, और यह इसका पहला भाग होगा। इसके बाद हम लोग प्लेटो और अरस्तु से संबंधित सेकेंड पार्ट को भी देखेंगे, और इसी लगातार इसी तरह हम लोग सभी थिंकर्स को कवर करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से यूजीसी नेट की, पीजीटी की, टीजीटी की, एलटी ग्रेड की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट की सेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप इसे जरूर सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन था? दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रवर्तक थे प्लेटो। ऑप्शन 2। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लिस। इनका नाम जो प्लेटो पढ़ा था, तो इनके जो शिक्षक थे व्यायाम के, उन्होंने इनका नाम प्लेटो रखा था। पहले तो इन्होंने प्लेटोन कहा था, प्लेटोन कहना शुरू किया, फिर बाद में इसका नाम चेंज होते होते अस्तित्व में क्या आया? तो प्लेटो आया। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी। लिसियम किसकी संस्था थी? तो अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था लिसियम। निम्न में से कौन सी प्लेटो की पुस्तक नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो कि प्लेटो की पुस्तक नहीं है? तो पॉलिटिक्स जो है यह प्लेटो की पुस्तक नहीं है। पॉलिटिक्स जो पुस्तक है यह है अरस्तु की। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस विधि का सहारा लिया? प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस विधि का सहारा लिया? तो जो प्लेटो थे उन्होंने निगनात्मक पद्धति का सहारा लिया था, और जो अरस्तु थे उनकी जो पद्धति थी वह आगमनात्मक थी। तो प्लेटो ने निगनात्मक पद्धति का सहारा लिया था। प्लेटो ने किस शासक को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया? प्लेटो ने किस शासक को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया? तो प्लेटो ने डियोनिसिस या डायनोसिस जो थे, डायनोसिस को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शन 2 सही होगा हमारा। प्लेटो का जन्म किस शहर में हुआ था? प्लेटो का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। निम्न में से कौन सा प्लेटो का काल है? प्लेटो का काल कौन सा है इसमें से? तो देखिए, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व जो है यह प्लेटो का जीवन काल है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, सुकरात। अगला प्रश्न है, प्लेटो का निम्न में से कौन सा शिष्य था? तो इनमें से प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो देखिए, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और डायनोसियस। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, 1 और 2 दोनों। अरस्तु और डायनोसियस जो थे वे प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो ने ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा कहाँ तक की थी? प्लेटो ने ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा गंगा नदी के तट तक की थी। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी में किस शिक्षा की प्रधानता प्राप्त थी? जो प्लेटो की शिक्षण संस्था थी अकादमी, यहाँ पर किस शिक्षा की प्रधानता थी? किस शिक्षा को महत्व दिया जाता था? तो देखिए, गणित शास्त्र और ज्यामिति, इनको महत्व दिया जाता था प्लेटो की शिक्षा संस्था अकादमी में। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे? लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री इंटर हियर, यानी जिन्हें ज्यामिति का ज्ञान नहीं है वो यहाँ प्रवेश ना करें। तो यह था प्लेटो की अकादमी के अंदर, प्लेटो की अकादमी के बाहर प्रवेश द्वार पर यह शब्द अंकित थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के जीवन में कौन से वर्ष क्रांतिकारी मोड़ आया था? प्लेटो के जीवन में कौन से वर्ष क्रांतिकारी मोड़ आया? किस वर्ष में क्रांतिकारी मोड़ आया? कहाँ पर? तो प्लेटो के जीवन में। तो वह वर्ष था
399 ईसा पूर्व। ऑप्शन 2। इस समय इनकी उम्र कितनी थी? प्लेटो की उम्र थी 28 वर्ष। इस समय प्लेटो की उम्र थी 28 वर्ष। अगला प्रश्न है प्लेटो के जीवन मोड़ 399 ईस्वी पूर्व में आया था, क्रांति मोड़ आया था, जबकि वह 28 वर्ष का था। यह कथन किस विचार का था? किस विचारक का था? तो यह कथन था फोस्टर का। फोस्टर का यह कथन था कि जब प्लेटो के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ आया 399 ईसा पूर्व में, तब उनकी उम्र 28 वर्ष की थी। यह विचार था फोस्टर का। अगला प्रश्न है प्लेटो के प्रथम आदर्शवादी महान एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी महान एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो प्लेटो की जो प्रथम आदर्शवादी और महान सर्वश्रेष्ठ रचना है वह है रिपब्लिक। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस जो है यह उपशीर्षक है रिपब्लिक पुस्तक का। अगला प्रश्न है प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना किस पर आधारित करना चाहता था? जो प्लेटो थे वे आदर्श राज्य की स्थापना किस पर आधारित करना चाहते थे? तो प्लेटो जो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे उसका आधार था न्याय, यानी न्याय आधारित आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे प्लेटो। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से प्लेटो के विचार कौन से हैं? निम्न में से प्लेटो के विचार कौन से हैं? तो देखिए इनमें से जो प्लेटो के विचार इनमें से जो है आदर्श राज्य संबंधी विचार था इनका, दार्शनिक शासक संबंधी विचार भी था इनका, शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था संबंधी विचार भी इनके द्वारा दिया गया था। हमारा ऑप्शन सही होगा 4, यानी युक्त सभी। जो उपयुक्त सभी हैं तीनों वे प्लेटो के विचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी? तो जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वह थी निगमनात्मक। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है पश्चिम दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय किसे प्राप्त था? पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय या गौरव किसे प्राप्त था? तो प्लेटो की अकादमी थी, प्लेटो की जो अकादमी थी इसे प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय प्राप्त था। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। देखिए प्लेटो ने व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो अकादमी है इसका निर्माण किया, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अरस्तु अफ्रीका से आए थे, इस कारण से अकादमी को दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है प्लेटो का आदर्श सूत्र था? तो प्लेटो का आदर्श सूत्र था सद्गुण ही ज्ञान है। तो यह किससे लिया था? इन्होंने सुकरात से लिया था। सद्गुण ही ज्ञान है शब्द जो था यह सुकरात से लिया था प्लेटो ने, और इनका यह आदर्श सूत्र था। अगला प्रश्न है प्लेटो ने मानवीय आत्मा से संबंधित किस गुण को नहीं माना है? प्लेटो ने मानवीय आत्मा से संबंधित कौन सा गुण है जो उन्होंने नहीं माना है? तो इसमें से जो होगा हिंसा। प्लेटो मानवीय आत्मा के गुण में नहीं मानते हिंसा को। वे तृष्णा, शौर्य और बुद्धि को मानवीय आत्मा से संबंधित गुण मानते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हिंसा संबंधित नहीं था प्लेटो के आत्मा से संबंधित मानवीय गुण का। अगला प्रश्न है प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी? प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी? प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी सुशासन के लिए। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। सुशासन के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है प्लेटो ने निम्न में से किसके साम्यवाद का समर्थन किया? प्लेटो ने निम्न में से किसके साम्यवाद का समर्थन किया था? तो जो प्लेटो थे वे परिवार के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं। परिवार के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद के, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, और वह दोनों। ऑप्शन 2। प्लेटो राज्य की जनसंख्या कितनी बताते हैं? जो प्लेटो है वे राज्य की संख्या 5040 बताते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। देखिए जो प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा बतलाई गई थी, शिक्षा योजना,
उसको हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। तो प्लेटो ने शिक्षा योजना के 2 स्तर बताए थे। पहला था सैद्धांतिक शिक्षा और दूसरा था व्यवहारिक शिक्षा। तो जो सैद्धांतिक शिक्षा थी वह 2 भागों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा जो थी उसमें 3 स्तर थे। पहला स्तर जो था वह 0 से 6 वर्ष तक था, जिसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। दूसरा स्तर जो था वह था 6 से 18 वर्ष तक। यहाँ पर शारीरिक, बौद्धिक, संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। और जो तीसरा स्तर था वह 18 से 20 वर्ष तक का था। यहाँ पर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यह थी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 3 स्तर। उसके बाद जो उच्च शिक्षा थी, सैद्धांतिक शिक्षा के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा थी, इसको 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था 20 वर्ष से 30 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाएगी, उसके अंतर्गत विज्ञान एवं तर्क की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो 30 से 35 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। देखिए, उच्च शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया, 20 से 30 वर्ष तक और 30 से 35 वर्ष तक। 20 से 30 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाएगी वह विज्ञान और तर्क की शिक्षा होगी, और 30 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा दी जाएगी वह दर्शन शास्त्र की शिक्षा होगी। तो यह सैद्धांतिक शिक्षा हो गई। उसके बाद जो व्यवहारिक शिक्षा इन्होंने बतलाया था वे 35 से 50 वर्ष तक चलेगा, और यह लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान इसके अंतर्गत ग्रहण करना होगा। और यह शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही दार्शनिक शासक बनने के योग्य होगा। जो व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करेगा वही व्यक्ति जो होगा वह दार्शनिक जो शासक है उसके बनने के योग्य होगा। चलिए, तो प्लेटो की शिक्षा योजना को आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्लेटो के शासक को निरंकुशवादी शासक कहा है? निम्न में से किसने प्लेटो के शासक को निरंकुशवादी शासक कहा है? तो प्लेटो के शासक को निरंकुशवादी शासक कहते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर जो है वे प्लेटो के शासक को क्या कहते हैं? तो निरंकुशवादी कहते हैं। निम्न में से प्लेटो की रचनाएं हैं। तो देखिए, द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज और अपोलॉजी, ये चारों ही पुस्तक जो है ये प्लेटो की है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, A, B, C और D। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं इसका काल देख लेते हैं हम लोग, क्यों आप लोग देख लीजिएगा। प्लेटो की देखिए रचनाएं, द रिपब्लिक है, स्टेटमैन, द लॉज, एपोलॉजी, मीनो, क्रीटो और सोफिस्ट, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है? प्लेटो ने किस शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है? तो संवाद शैली को। प्लेटो संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज व्यक्ति का विराट रूप है। राज व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का कथन है। अगर यही बनता है कि राज व्यक्ति से पहले है तब अरस्तु होगा वहाँ पर। तो विराट रूप कौन बोलता है? राज व्यक्ति का विराट रूप है, ये बात कहते हैं प्लेटो। अगला है कि यह किसका कथन है? जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस संसार के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यह बात की गई थी प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, प्लेटो के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट है, रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखी गई ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है। यह बात कहते हैं रूसो। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, रूसो। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, यह इन्होंने रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का अर्थ बताया है। न्याय का अर्थ बताया है रिपब्लिक में। क्या अर्थ बताया है? कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर जो है ये प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं। कार्ल पॉपर की पुस्तक जो है द ओपन सोसाइटी जो है, इसमें प्लेटो को विश्व का प्रथम फासिस्ट एवं सर्वसत्ताधारी माना है कार्ल पॉपर ने, क्योंकि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन कर दिया जाता है। इस कारण प्लेटो को मुक्त
वह स्वतंत्र समाज का शत्रु कहा है। क्रॉसमैन, रसेल जैसे विद्वानों ने कार्ल पॉपर का समर्थन भी किया है। तो ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकरात का। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन प्लेटो के गुरु सुकरात का है। और यह सूत्र जो है प्लेटो के दार्शनिक दर्शन का केंद्र बिंदु है, केंद्रीय विचार है। सद्गुण ही ज्ञान है प्लेटो के दर्शन का। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने उपादर्श राज्य का वर्णन किस पुस्तक में किया है? प्लेटो ने उपादर्श राज्य का वर्णन अपने किस पुस्तक में किया है? तो ये किया है इन्होंने लॉज में, रिपब्लिक में हो। प्लेटो ने रिपब्लिक में, रिपब्लिक जो पुस्तक है इनकी, इसके अंतर्गत आदर्श राज्य को यथार्थ में परिणित करने के लिए राज्य को कानून के आधार पर जनतंत्र और कुलीन तंत्र मिश्रित संविधानवाद द्वारा प्रशासन पर बल दिया है इन्होंने, और साम्यवाद की व्यवस्था का अंत कर दिया है। इसे ही प्लेटो का उपदर्श राज्य कहा जाता है। तो यह रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेटो की रिपब्लिक, देखिए क्वेश्चन कट गया है, रिपब्लिक का पात्र नहीं है, यही पूछा गया होगा यहाँ पर, पात्र नहीं है इस बार। देखिए तो इसमें से जो पोलीमार्कस थे, थ्रेसिमेखस थे और ग्लोकोन थे। जो प्रोटोगोरस थे ये नहीं थे प्लेटो की रिपब्लिक के प्रधान पात्र। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 3। अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य है जो कि सही नहीं है? हमारा आंसर होगा बी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। यह सही नहीं है। देखिए, दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए प्लेटो ने 2 बातों पर विशेष बल दिया था। राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित हो। संरक्षक वर्ग में आते हैं दार्शनिक और सैनिक। संरक्षक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो दार्शनिक और सैनिक आएंगे। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब नागरिकों को अर्थात सभी बालक बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे और शिक्षा प्रणाली आदर्श राज्य की स्थापना के लिए परिहार होगी, जिसका कार्य होगा नागरिकों को सद्गुणी बनाना। तो प्लेटो की शिक्षा योजना के विषय में जो संबंधित नहीं है वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, यह गलत है, यह प्लेटो के द्वारा नहीं कहा गया। निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? तो क्रांति का कारण नहीं है अरस्तु के अनुसार। हमारा ऑप्शन सी होगा डी। जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकट में प्रस्तुत करता है तो यह क्रांति का कारण नहीं है। बाकी सार्वजनिक नेताओं का सैद्धांतिक चरित्र अगर हो तब क्रांति होगी। जब अमीर और निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है क्रांति तब होती है, और जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करना चाहता है क्रांति तब होती है। लेकिन जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को, शासक जो है वह आतंक का सृजन करता है, दूरस्थ खतरे को निकट में प्रस्तुत करता है, निकटस्थ या निकट रूप में सामने प्रस्तुत करता है, तो यह नहीं मानी जाएगी क्रांति, यह क्रांति का कारण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इससे हम लोग अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहले एपोलॉजी आएगी, उसके बाद रिपब्लिक, देन स्टेटमेंट और सबसे अंत में आएगा लॉज। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। देखिए, जो अपोलॉजी पुस्तक है, अपोलॉजी पुस्तक के विषय में इस बार पूछा गया था यूजीसी नेट में, सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें देखिए सुकरात के साथ
जो संवाद होता है वही पूछा गया था, सुकरात और कौन संवाद करते हैं। तो अपोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, सुकरात से। तो इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता व युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है इसके अंतर्गत जो अपोलॉजी है। और सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसकी, जो गांधी जी थे इन्होंने एपोलॉजी जो पुस्तक थी इसका गुजराती में अनुवाद किया है जिसका नाम था सत्यवान। उस पुस्तक का नाम है सत्यवान। और देखिए जो रिपब्लिक है इसमें 10 अध्याय हैं। रिपब्लिक में 10 अध्याय हैं और इसका जो उपशीर्षक है न्याय, इसका उपशीर्षक क्या है, न्याय है। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन किया गया है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ क्या होता है, तो रिपब्लिक का यूनानी अर्थ होता है पोलितिया। पोलितिया का अर्थ है राज्य व्यवस्था। उसके बाद जो इनकी पुस्तक है विधि यानी लॉज, तो यह सबसे अंत में लिखी गई पुस्तक है, प्लेटो द्वारा सबसे अंत में लिखी गई पुस्तक है। और लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया है। श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो लॉज पुस्तक में किया गया है। और इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण किया गया है। और जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट में यह जो पुस्तक है यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई। स्टेटमेंट पुस्तक रिपब्लिक के बाद लिखी गई और इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया है और जिसे अरस्तु ने भी स्वीकार किया था। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। पहले एपोलॉजी, फिर रिपब्लिक, उसके बाद आती है स्टेटमेंट और सबसे पीछे आएगा आपकी विधि, लॉज। अगला प्रश्न है, राज का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन है अरस्तु का। यह पीजीटी में देखिए पूछा गया था 2021 के पीजीटी में। तो इसका यह किसका कथन है, यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु जो है वह राज्य, परिवारों एवं गांवों का समूह को क्रम में, जैसे जो अरस्तु हैं वे क्या कहते हैं, पहले राज्य क्या है, तो राज्य जो है वो परिवारों एवं गांवों का एक समूह है। और राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप प्लेटो कहते हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीटेड हो गया है। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। प्लेटो की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख करते हैं डॉलॉज में। डॉलॉज में प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। जहाँ रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक में वे आदर्श राज्य की बात करते हैं, वहीं लॉज में वे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी राज्य और उप आदर्श राज्य अथवा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन करते हैं जो कि विधि द्वारा संचालित होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। डॉलॉज जो पुस्तक है इसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख करते हैं प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो अनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया है सबसे पहले अरस्तु ने। अरस्तु ने समानता का अर्थ बताया अनुपातिक समानता के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप में करना चाहिए। क्योंकि इसमें विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा, इसीलिए अनुपातिक समानता की बात करते हैं अरस्तु। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था, स्टेगिरा में। स्टेगिरा में अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न है, निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सा था। जो निकोमाचुस था वह राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सा था। किस राजा के दरबार में, तो जो अमीन दास थर्ड थे इनके दरबार में जो निकोमाचुस था वह राजा के दरबार में दरबारी था। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये निकोमाचुस कौन है। तो निकोमाचुस जो है वे अरस्तु के पिता थे। कौन थे, अरस्तु के पिता थे। वे मैसिडोनिया के शासक अमीन दास के थर्ड के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे जो निकोमाचुस थे। यह क्वेश्चन देखिए दिल्ली पीजीटी में पूछा गया है जो 2021 में हुआ था एग्जाम।
DSSB PGT का, उसके अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? तो किसने कहा आदमी एक राजनीतिक जानवर है? तो ये बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु द्वारा यह कथन कहा गया था। तो फिर हम लोग इसको और अगले पार्ट में पूरा कर लेंगे। हम लोग अरस्तु और प्लेटो से संबंधित जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के तहत। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।